बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड बायो एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तमाम लेक्चर्स उर्दू में आसान एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। और नोट्स भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो नोट्स की लैंग्वेज में याद कर लें या फिर आप समझकर अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखें ताकि किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आते तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की कौन सी है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म की, मतलब किसी भी जानदार की जो बैरूनी स्टडी होती है, किसी भी जानदार को जो हम बाहर से देखते हैं कि कोई भी जानदार हमें कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, या उसकी बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी बाहर से हमें कैसी नज़र आ रही है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मतलब किसी भी जानदार की बैरूनी स्टडी, बाहर से स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सेम इसी तरीके से एनाटमी बिल्कुल इसके अपोजिट है। किसी भी जानदार को हम बाहर से स्टडी कर रहे थे पहले, अब हम किसी भी जानदार को कट करेंगे और ओपन करके अंदर से स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे किसी भी बॉडी को हम ले लेते हैं और बॉडी को कट आउट करते हैं। कट करने के बाद अंदर जो उसके ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो जिस्म के हिस्से मौजूद हैं अंदरूनी, जैसे कि दिल हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, इस तरह के पार्ट्स हैं, उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा, एनाटमी कहलाएगा। मतलब कि किसी भी जानदार की बॉडी को कट करना और ओपन करके अंदर से स्टडी करना, मतलब किसी भी जानदार की अंदरूनी स्टडी एनाटमी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, ठीक है। सेल क्या है, सेल का साइज़ कैसा है, सेल कौन सी इकसाम का है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, इस तरह से हम सेल की स्टडी करते हैं। और सेल के अंदर जो मौजूद हिस्से होते हैं, सेल के अंदरूनी हिस्से, सेल के अंदरूनी पार्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनेल कहलाते हैं। मतलब कि सेल के जितने भी अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं और उनकी भी स्टडी करते हैं कि वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, हर चीज़ हम स्टडी करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मैंने अभी डिस्कस किया, तो वो भी क्या है, सेल की डिफरेंट इकसाम है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हम ऐसे सेल को कहते हैं जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल हम ऐसे सेल को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो जब हम सेल की स्टडी करेंगे, सेल किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, या सेल कैसा है, सेल का साइज़ क्या है, सेल की इकसाम कौन सी है, तो वो सेल बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ किस में पाए जाएंगे, प्लांट्स में या एनिमल्स में। इसी तरीके से जैसे कि सेल हमारे पास था, सेल क्या था, बुनियादी इकाई था, मतलब ज़िंदगी का आगाज़ कराने वाला जो पार्ट है वो क्या है, हमारे पास सेल है। तो सेल से मिलकर तमाम जानदार बने। जैसे कि एक दीवार है, दीवार एक ब्लॉक से मिलकर बनती है, ठीक है, ब्लॉक्स बहुत सारे कंबाइन होते हैं जब जाके एक दीवार बनती है। इसी तरीके से जब सेल्स कंबाइन होते हैं, सेल्स का एक ग्रुप कंबाइन होता है, मिलकर कोई काम करता है, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू। अब इस तरह के टिश्यूज़ प्लांट्स में, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर 4 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। 4 किस्म के टिश्यू। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उन सब की किसी भी किस्म का टिश्यू, अगर हम किसी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी जानदार के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो किस तरह से काम सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी भी जानदार की बॉडी के पार्ट्स के काम की स्टडी करना। मिसाल के तौर पे हमारे दिल के अंदर क्या है, हार्ट है, एक दिल है। अब दिल किस तरह से अपना काम सर अंजाम दे रहा है, मतलब दिल क्या काम करता है, खून पंप करता है, पूरी बॉडी के अंदर खून को सर्कुलेट कराता है। तो किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर खून को सर्कुलेट करा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। या फिर आप ये कह लें कोई भी ऑर्गन हो सकता है, आँख हो गई, कान हो गया, ठीक है, इसके अलावा किडनी हो गई, लीवर हो गया, मतलब कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है जानदार का, उसकी बॉडी का, अगर वो किस तरह से काम परफॉर्म कर रहा है तो वो उस मैकेनिज़्म को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं
इसमें स्टडी करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी सेम जानदार हैं, मतलब कि जैसे कि तमाम इंसानों का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। जिस तरह के आपको हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं तो आपने हॉर्सेस मतलब घोड़ों का एक ग्रुप बना दिया। आपको कैमल्स नज़र आ रहे हैं, आपने कैमल्स का ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाए क्या किया, इनका एक नाम रख दिया, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, जितने भी इंसान हैं वो एक स्पीशी कहलाएंगे। स्पीशी कहते हैं कोई भी किसी भी किस्म का जानदार जिसकी नस्ल चलती हो, ठीक है। हमारे इंसानों की नस्ल कब से शुरू हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल चलती आ रही है इंसानों की, और आज आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर कितने इंसान पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एक नस्ल चलती आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्पीशी। इंसान में क्या है, एक स्पीशी है। इसी तरीके से आप घोड़ों को देख लें, घोड़ों की नस्ल चलती आ रही है। मतलब कोई भी ऐसा जानदार, किसी भी किस्म का जानदार जिसकी नस्ल चलती आ रही हो, ठीक है, उसको हम स्पीशी कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से स्पीशीज़ जो मिलती जुलती हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि हमें इंसान है, बंदर हैं, ये क्या है, मिलते जुलते नज़र आते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, फिर एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी जानदार सेम होते हैं, ठीक है, मतलब कि जिनकी खसूसियात मैच हो रही होती है आपस में, जैसे कि टांगों पे चलने वाले जानदार, जैसे कि इंसान हो गया टांगों पे चलता है, ठीक है, 2 टांगें इंसान के पास। बंदर है, बंदर भी 2 टांगों पे चल सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी जानदार हैं जो अपने टांगों पे चलते हैं, अगर हम ओवरऑल कंसिडर कर लेते हैं तमाम जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जानदार, उनका हम एक ग्रुप बना दें। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ग्रुप बना हुआ कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम एनिमलिया, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो मतलब कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम ऐसा करते हैं, जितने भी जानदार जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं, उनके हम ग्रुप बना लेते हैं, और हर ग्रुप को हम टैक्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सन। और हर टैक्सन का एक नाम होता है, ठीक है। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका क्या नाम रखा गया, किंगडम एनिमलिया। इसी तरीके से फिर किंगडम्स को फाइलम में डिवाइड किया गया, ठीक है। फाइलम को क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लासेस को सब क्लासेस में। मतलब कि पहले बड़े ग्रुप बनाए गए, फिर बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुपों में डिवाइड किया गया, फिर छोटे ग्रुप को मज़ीद छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया, और सबसे छोटा ग्रुप बनते बनते कौन सा हमारे पास, स्पीशी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम जानदार जिनकी करैक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती हैं उनके हम ग्रुप बनाते हैं। जो जिनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम होती है, मतलब खसूसियात सेम होती है, उनको सेम ग्रुप में रखते हैं। जिनकी डिफरेंट होती है उनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं। और फिर हर ग्रुप का हम क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। और ये काम करने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जब हम टैक्सोनॉमी वाले चैप्टर में जाएंगे तो हम वो रूल्स पढ़ेंगे, वो कानून पढ़ेंगे, कौन से कानून अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर हम जीन की स्टडी करते हैं। जीन कहते हैं हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी की नॉलेज महफूज होती है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 आँखें। अब जब हमारी बॉडी बनना शुरू हुई तो सबसे पहला सेल होता है ज़ायगोट, ठीक है। सबसे पहला सेल जब बनता है उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। अब उस ज़ायगोट के अंदर उस ज़ायगोट के अंदर वो नॉलेज कहाँ थी कि सेलों ने इस तरह से फॉर्म होना है, और उसके बाद इस तरह से उस बॉडी के अंदर आँखें बननी है, कान बनने हैं। वो सारी की सारी नॉलेज कहाँ महफूज थी, जीन के अंदर महफूज थी। और वो जीन कहाँ से आया था, हमारे पेरेंट्स से आया था, ठीक है। तमाम जानदारों की जितनी भी ऑफस्प्रिंग होती है, मतलब औलाद होती है, कोई सा भी जानवर हो या कोई सा भी जानदार हो, तो वो सारी की सारी नॉलेज पेरेंट्स से आती है। उनके कहाँ से आती है। अच्छा, जीन कहाँ पर होता है, आप इस तरह से समझें कि आपके पास क्या है, एक टब है जिसमें कपड़े वगैरह धोते हैं ना, आप उस टब को समझ लें। उस टब के दरमियान में मतलब बीच में आपने क्या रख दिया, एक फ़ुटबॉल रख दी, और उसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया। फुटबॉल आपको सेंटर में नज़र आ रही है, और सारी चारों तरफ से क्या नज़र आ रहा है आपको, पानी। और उसके आप क्या कर लिया, आप छोटी मोटी चीज़ें ना को डाल दें उसमें ना साइडों पे फुटबॉल के। अब आपको एक सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मतलब जितना भी आपके पास ये जो टब की आउटलाइन है गोल गोल बिल्कुल, वो क्या होगी, एक सेल मेम्ब्रेन का काम कर रही है और सेल वॉल का काम कर रही है, ठीक है। और सेंटर में जो आपके पास फुटबॉल है वो किसका काम कर रही है, न्यूक्लियस का काम कर रही है। और जितना भी पानी आपको टब के अंदर चारों तरफ उसके नज़र आ रहा है, गोल बिल्कुल गोल दायरे में नज़र आ रहा है, वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह जो छोटे मोटे आपने स्ट्रक्चर डाल दिए, कोई भी चीज़ डाल दी, वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे से पार्ट्स जो होंगे।
तो कहने का मकसद है जो सेंटर में आपको जो फुटबॉल मैंने कहा, फुटबॉल क्या है, आप न्यूक्लियस समझ लें उसको। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप इस तरह से देखें जैसे कि धागा उलझ जाता है ना, जब बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो उनका धागा जैसे गुंजल हो जाता है, उलझ जाता है, तो वो धागा बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा उलझ जाए और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो, फुल भराव हो, तो उसमें हम क्या, उस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और वो उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स किस शेप के होते हैं, अगर उनको हम सुलझाएं तो धागे नुमा होते हैं, ठीक है। वैसे तो धागे नुमा होते हैं, बिल्कुल सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर हम उसको क्या, जब हम देखते हैं उसको स्टडी करते हैं तो वो हमें सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं। तो जब वो एक्स शेप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, किस शेप में होते हैं, एक्स शेप में, ठीक है, और एक्स शेप के अंदर होते हैं। और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। उस डीएनए के अंदर डॉट डॉट मौजूद होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो पता ये चला हमारे पास सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, और क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उस जीन के अंदर पूरी हमारी बॉडी की नॉलेज होती है, जिससे हमारी पूरा जिस्म पूरा बनता है, ठीक है। जिसके अंदर अगर कोई ख़राबी होगी तो वो ख़राबी हमारी बॉडी के अंदर नज़र आएगी, या हमारी बॉडी के जो भी नॉलेज होगी वो जीन के अंदर पूरी ट्रांसफ़र होती है और बॉडी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ होता है। तो जीन के बारे में पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो जो जितने भी करैक्टर्स वगैरह होते हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं वो भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी अंडे से पूरा एक जानदार कैसे बन रहा है, ठीक है। अब अंडा क्या होता है, हमने कहा था ना पहला जो जायगोट बनता है, उस जायगोट को आप क्या समझ लें, आप एग समझ लें। अब कुछ जानदारों के वो अंदर होता है, जैसे कि इंसान है, इंसान की बेबी की जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी मदर के पेट में होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो एक मुर्गी है, मुर्गी का अंडा क्या नाम है आपको विजिबल नज़र आता है, जिसके ऊपर मुर्गी बैठती है। फिर 22 डेज़ के बाद क्या होता है कि उसका क्या नाम है जो बेबी होता है हैन का, वो बाहर आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कोई भी एग हो, चाहे इंसान का क्या नाम है जायगोट हो, चाहे फिर किसी भी बर्ड का हो, चाहे किसी भी रेप्टिलियन का हो, तो कोई सा भी एग हो, ठीक है। अब उस एग के अंदर जो डेवलपमेंट होगी, मतलब उस एग के अंदर पहले आपको क्या नज़र आता है, हमने मुर्गी का तो देखा होगा, एग के अंदर आपको जर्दी नज़र आती है, ठीक है, जिसको यॉक कहते हैं इंग्लिश में, और आपको कुछ लिक्विड सा नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो किस तरह से पूरे जो चिक में तब्दील होगा, पूरा एक जो प्रोसेस है, या किसी इंसान के अंदर जो है कि मदर के अंदर जो एक बेबी पल रहा है वो 9 महीने के अंदर किस तरह से पूरे एक बेबी के अंदर कन्वर्ट होगा। जायगोट होता है, एक सेल होता है, वो एक सेल पूरे एक बेबी के अंदर कन्वर्ट होगा, किस तरह से कन्वर्ट होगा, मतलब कौन सी स्टेजेस आएंगी, कौन सी क्या नाम है उसके अंदर प्रोसीजर आएंगे, कौन से स्टेप्स आएंगे, ठीक है, कि कितनी मरहलों से वो गुजरेगा, वो सारे के सारे अमल, सारे का सारा टाइम, ठीक है, कौन सी स्टेज से गुजरेगा, वो सारी की सारी डेवलपमेंट हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में कहें तो एक अंडे से एक बेबी, मतलब एक कोई भी जानदार किस तरह से बनता है, उस प्रोसेस के बारे में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एम्ब्रियो वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। एम्ब्रियो भी हम क्या कह रहे हैं, उसी जायगोट को कह रहे हैं। जो जायगोट है जब वो मज़ीद सेल में डिवाइड होता है तो उस जायगोट को हम एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब जायगोट की डेवलपमेंटल स्टेज एम्ब्रियो कहलाती है। मतलब जायगोट जब थोड़ी सी तरक्की कर लेता है, 2-3 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप के बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। लिविंग को बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जानदारों का और बेजान चीज़ों का क्या ताल्लुक़ है, हमारे माहौल के अंदर क्या है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं हमारा माहौल बनाती हैं, और हमारे माहौल में क्या है, ज़्यादातर बेजान चीज़ें होती हैं। तो बेजान चीज़ों का जानदार चीज़ों से जो ताल्लुक़ है आपस में, उस चीज़ के बारे में पढ़ना, उस रिलेशन के बारे में पढ़ना, उस ताल्लुक़ के बारे में पढ़ना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और उसका किस तरह से एक दूसरे पे असरअंदाज होना,
मिसाल के तौर पे कि हमारे माहौल में जितने भी जानदार रहते हैं, ठीक है, आपको पता है इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और वो माहौल से बेजान चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फूड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी बेजान चीज़ें। तो इन सब का जो आपस में ताल्लुक़ है, ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करना, उस सारे के सारे रिलेशनशिप को स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आसान अल्फाज में कहूँ तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में रिलेशन, ठीक है, और फिर बायोटिक फैक्टर्स के अंदर तमाम जानवरों का आपस में रिलेशन को स्टडी करना एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक लाइफ, ठीक है, मतलब कि ऐसे जानदार जो कि पहले पुराने ज़माने में पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, उनके बारे में स्टडी करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। मतलब कि किस तरह से स्टडी करेंगे, अब पुराने जानदार तो मर चुके हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, तो किस तरह से स्टडी होगी उनकी। भाई उनकी बॉडी का कोई तो हिस्सा पाया जाएगा, मिसाल के तौर पे कोई हड्डी पाई जा रही है, कोई स्किन पाई जा रही है, कोई दांत पाया जा रहा है किसी जानदार का। अब वो जानदार तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब जो उनकी बॉडी के पार्ट से रह गए हैं दुनिया के अंदर, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉसिल। और उन फॉसिल्स की मदद से हम उनकी स्टडी करते हैं। तो फिर इस तरह की स्टडी जो होती है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने देखा है इंसान वक्त के साथ साथ क्या कर रहा है, तरक्की करता जा रहा है। तो इंसान की जो ये तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट कर रहा है, इन टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मिसाल के तौर पे कि पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ऐसी मशीन्स नहीं थी। मिसाल के तौर पे अगर कोई अब इंसान क्या नाम है एक्सीडेंट वगैरह में क्या नाम है ज़ख्मी हो जाता है या फिर ऐसा बेहोश हो जाता है, हमें नहीं पता चलता कि वो उसको क्या चोट लगी है या कौन सी बीमारी हुई है, तो हमारे पास सीटी स्कैन जैसी मशीन है, ठीक है, एक्सरे मशीन है हड्डी वगैरह का देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा है कि ऑपरेशन थिएटर्स अब हमारे बने में तरह तरह की मशीन्स हैं। ये सारी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है इंसान क्या कर रहा है, वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जीन की, कि हमारे पास जीन के अंदर कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो बाद में मिसिंग हो जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घरों में क्या प्रॉब्लम होती है कि अक्सर पेरेंट्स को शुगर हो जाती है, ठीक है, किसी इंसान को शुगर हो जाती है, घरों में अक्सर ये प्रॉब्लम है, कॉमन है। अब वो शुगर कब होती है? जब उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा होता, या फिर इसी तरह की कोई एक प्रॉब्लम होती है। हमने ये मान लिया कि भाई इंसुलिन नहीं बन रहा। अब वो इंसुलिन क्या किया जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रिपेयर किया जाता है, जो कि बाहर आपको शॉप्स वगैरह से ईज़िली मिल जाता है। वो कंपनीज क्या करती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू उनके अंदर उनके एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं, इसका एक नाम था अच्छा सा, फ़िलहाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, उस इंसुलिन को हम प्रिपेयर कर लेते हैं जी। उसका नाम था रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस होता है, उसमें बैक्टीरिया का जो जीन होता है उसके अंदर इंसानी इंसुलिन जीन का उसमें प्लाज्मिड के अंदर ऐड किया जाता है डीएनए, और उसके थ्रू फिर हमारे पास इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उससे एक्सट्रैक्ट करके फिर क्या जिन इंसानों को ये प्रॉब्लम होती है उनको मेडिसिन के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास बायो की एक जदीद टेक्निक है, ठीक है। इसी तरीके से आजकल आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, किसी की बॉडी के अंदर किसी के किडनी के अंदर स्टोन हो जाता था, तो फिर उसको कट आउट करके फिर स्टोन को बाहर निकाला जाता था। लेकिन अब क्या आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई लिथोट्रिप्सी। उसके अंदर क्या होता है कि लेज़र लाइट का यूज़ करके उस स्टोन को बग़ैर बॉडी को कट के ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हो गई बायोलॉजी के अंदर। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जानदारों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से रहते हैं, मतलब कौन से जानदार एक साथ रह सकते हैं, कौन से जानदार अगर एक साथ रखे जाएंगे तो एक दूसरे का शिकार करेंगे, ठीक है, या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँगे। तो इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं जानदारों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में।
पैरासाइट्स कहते हैं ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर किसी दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कि अपना फ़ायदा करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्टो पैरासाइट, ठीक है, एक्टो ECTO एक्टो, फिर पैरासाइट एक्टो पैरासाइट, और एक होता है एंडो पैरासाइट ENDO एंडो, ठीक है, एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जानदार की बॉडी के बाहर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि सर में जू होती है ना, लाइट्स वगैरह जो होती हैं, तो जू क्या कर रही है, बॉडी के बाहर से नुकसान पहुंचा रही है, तो उनको हम कहेंगे एक्टो पैरासाइट। और अक्सर आपने सुना होगा बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्या अक्सर हम कहते हैं ना बच्चों को कि भाई इतना खाता जाता का नज़र नहीं आता ना, बॉडी पे लग रहा है, तो भाई उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं, वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब कहने का मकसद ये कि अब वो बॉडी के अंदर रह के उन बच्चों को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह के नुकसान करते हैं उनको हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, पैरासाइट की स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स कहते हैं मेडिसिन्स वगैरह को, ठीक है। तो ड्रग्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है मेडिसिन और एक होती है एडिक्टिव। मतलब कि हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि हम इलाज में यूज़ करते हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो नशे वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इस ब्रांच के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो मेडिसिन है, कोई भी ड्रग्स है, तो वो किस तरह से एक्शन करती है, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से वो अपना काम सर अंजाम देती है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम एक्शन और ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन मतलब कि कोई भी ड्रग्स अपना काम किस तरह से परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों के अंदर सेल के हिस्से बनाते हैं, सेल के हिस्से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सेल वॉल हो गई, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी सेल के अंदरूनी हिस्से हैं या फिर सेल है, वो किस तरह से बना है, कौन से मॉलिक्यूल्स अगर अटैच हुए हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स की बनावट कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, वो सारी की सारी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।